गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर हम चैप्टर पढ़ रहे थे जैव रसायन, ठीक है ना। और जैव रसायन के अंतर्गत हमने कल तक इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, किसे कहते हैं जैव रसायन, जैव रसायन नाम किसने दिया, फिर ऐसे कौन कौन से जैव अणु हैं जो हमारे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, ये हमारे सभी सजीवों का एक संगठन का आधार है, ठीक है ना। यानी यही अणु हैं, जैव अणु, जिनसे हमारा पूरा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का शरीर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इन जैव अणु के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा हमने बताई थी कि ऐसे यौगिक, ठीक है ना, जो कार्बन और जल से मिलकर बने हैं, ठीक है ना, उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और दूसरी जो हमने परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसे कार्बोनिल यौगिक, ठीक है ना, जो पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, अर्थात उसमें OH समूह की संख्या ज़्यादा होती है, और उन यौगिकों का, कार्बोहाइड्रेट के अंदर उन यौगिकों का यदि हम जल अपघटन कराते हैं, ठीक है ना, और जल अपघटन कराने से यदि हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं, तो वो यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है ना। और उसके अंतर्गत यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आज पढ़ेंगे हम, जैसे कल उदाहरण बता दिया था मैंने, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। केवल इसका आपको मैंने परिचय दिया था। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है, तो ये जो वर्गीकरण का आधार है, जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो उसमें हमने पहला लिखा था मोनो सैकेराइड्स, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, मोनो का अर्थ यहां पर मोनो का अर्थ होता है एक, और सैकेराइड इसका अर्थ होता है शर्करा, ठीक है। मोनो जिसके अंदर एक शर्करा हो, अकेली हो, तो इसका मतलब उसका अपघटन नहीं होगा। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका अगर जल अपघटन नहीं हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, मोनोसैकेराइड्स कहलाएंगे, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत जैसे इसके परिभाषा बता देते हैं, वे सरलतम शर्कराएं जिन्हें जल अपघटन द्वारा सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड क्या है कि वो सरल शर्कराएं, अगर वो एकदम से सरल शर्करा छोटे अणु में पहले से ही टूटी हुई है, तो जल अपघटन के बाद कराते हैं हम जल अपघटन, तो वो और छोटे टुकड़ों में नहीं टूटती है।
उनको ही हम क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं। या हम इसको दूसरे रूप में परिभाषित करते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, मोनोसेकेराइड्स कहलाता है। अब ये ध्यान देना, जो मोनोसेकेराइड्स है, और ये होती क्या है, मैंने यहां लिखा है, देखो शब्द क्या लिखा है, शर्करा। यहां पर सेकेराइड का अर्थ क्या होता है, शर्करा। तो एक चीज याद रख लेना, शर्करा है, ठीक है। और इन सब शर्करा के नाम के अंत में OSE, देखो ध्यान रखना, लिखा तो जाता है ओस, और बोलने में, ट्रांसलेशन में वो ओज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओज। तो कोई ये गलत नहीं है, ये ध्यान। नाम के अंत में क्या रहेगा, OSE लिखा रहेगा, या ओस या ओज लिखा रहेगा। अगर जिसके नाम के अंत में ओस या ओज है, वही क्या रहेगी, शर्करा रहेगी। अब कैसे, शर्करा के अंदर देखो, आपको शर्करा की अगर परिभाषा है, ये होते हैं कि लगभग स्वाद में ये मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। देखो नाम क्या पढ़ रहे हैं हम, ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज से है, बोला जे जाता है, ठीक है ना, ग्लूकोज। तो नाम के अंत में ओज आ गया, ओस लिख दिया, ये होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ये सब के सब क्या है, शर्करा है, ठीक है ना। और हमें ये इन शर्कराओं के अंदर हम और आगे विस्तार से पढ़ते हैं। तो शर्करा का अगर हम सबसे सरलतम शर्करा है, ठीक है ना, सबसे सरलतम शर्करा है, वो कौन सी रहेगी, तो वो होगी, उसमें एक नाम रहेगा ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है ना। क्या रहेगी, सबसे जो छोटी शर्करा है अगर हम देखें तो वो क्या है, ग्लिसरेल्डिहाइड है, ठीक है। और एक रहेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरेलियाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। अब सबसे छोटी शर्करा में सबसे सरलतम रूप है शर्करा का, यानी कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या है, ग्लिसरेलिहाइड। देखो आपकी बुक्स के अंदर इनकी स्ट्रक्चर नहीं है, मैं थोड़ी बहुत बता देता हूँ ग्लिसरेलिहाइड क्या होता है। तो हमने जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था कि इनके अंदर एक तो हो सकते हैं एल्डिहाइड और या हो सकते हैं कीटोन, ठीक है। इन ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका यदि हम जल अपघटन कराते हैं तो या तो मिल सकता है अपने को उसमें से एक एल्डिहाइड समूह वाला यौगिक, और या मिल सकता है अपने को कीटोन वाला यौगिक, ठीक है ना। तो अब हम इसके अगर सूत्र लिखते हैं ग्लिसरेलियाइड, तो ये लिख दिया CHO सिंगल बॉन्ड C, OH, H सिंगल बॉन्ड CS2OH, ठीक है। तो इसके अंदर ग्लिसरेलियाइड है, सबसे सरलतम शर्करा का ये उदाहरण है। अब आपको मैंने एक चीज पहले ही बता दी थी कि कार्बोहाइड्रेट हैं
उसके अंदर कोई भी अगर मोनोसेकेराइड जैसे सरलतम अणु है तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर वही यौगिक कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां बनते हैं या कहलाएंगे जिनके अंदर कम से कम 3 कार्बन हो। लिखा है था कार्बन की संख्या 3 हो या इससे ज्यादा हो। तो हम देखते हैं 2 वाला है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, 1 वाला भी नहीं होगा, 3 वाला होगा। अगर 3 वाला पहला कार्बोहाइड्रेट है तो उसका मतलब क्या हो गया, वह अणु सबसे छोटा सबसे सरलतम हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, सेकेराइड है, सेकेराइड का मतलब क्या हो गया, शर्करा है, तो सबसे सरलतम सेकेराइड है या अकेला ही है, इसका जलापटन नहीं होगा, तो ये मोनोसेकेराइड का उदाहरण बन गया। तो इसका नाम क्या है, ग्लिसरेलिएट। इसमें कार्बन कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए। ठीक है, तो कार्बन बराबर 3 हो गए। अब हम चलते हैं, दूसरा है सरलतम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, आपने कक्षा 11 में एसीटोन का सूत्र पढ़ा था, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये एसीटोन है, अभी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन नहीं, केवल एसीटोन है। देखो इसमें जो समूह बना है ग्लिसरेलिएट में, ये तो समूह क्या हो गया, एल्डिहाइड है। और मैंने यहां पर लिखा कार्बोहाइड्रेट का जब जलापटन कराते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। तो ग्लिसरेलिएट में क्या है, एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, कार्बन 3 है। ठीक है, OH समूह की संख्या 1 से ज्यादा है, तो 1 2 है, आ गया। तो ये सब इस कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा है उसको बिल्कुल परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, और हमने लिखा था पॉलीहाइड्रोक्सी अर्थात OH समूह की संख्या 1 या 2 से ज्यादा हो। तो सबसे सरल में ये हो गया। अब चलते हैं हम इसके लिए। अब यहाँ पर ये तो हो गया एल्डिहाइड का एग्जाम्पल, और ये हो गया कीटोन का C डबल बॉन्ड O, जो कल मैंने बताया था कि जब C डबल बॉन्ड O कार्बन श्रृंखला के बीच में हो, इधर भी कार्बन हो इधर भी कार्बन हो, और बीच में C डबल बॉन्ड हो, तो वो सब के सब यौगिक है, कीटोन कहलाते हैं। और यदि ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड हो गए, अगर इसकी स्ट्रक्चर लिखे ऐसे, ये है, तो ये C डबल बॉन्ड O और इधर लिख दिया सिंगल बॉन्ड H। तो C डबल बॉन्ड O कार्बन श्रृंखला के सिरे पर हो, चाहे इस सिरे पर हो चाहे इस पर हो, तब वो कहलाएगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड है, ये ग्रुप समूह है, सदैव कार्बन श्रृंखला के सिरे पर रह जाएगा, तो हम उस यौगिकों को एल्डिहाइड कहेंगे, C डबल बॉन्ड वाला। और जब C डबल बॉन्ड O है कार्बन श्रृंखला के बीच में, तो इस पर हम H तो जोड़ ही नहीं सकते किसी हालत में। क्यों, कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 5 तो हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर H लिख ही नहीं सकते। तो C डबल बॉन्ड O अगर बीच में हो कार्बन श्रृंखला कहीं पर भी, तो वे यौगिक क्या कहलाएंगे, कीटोन कहलाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा समूह रहेगा, कीटोन। तो अभी तो ये एसीटोन है। ठीक है, अब इसमें आगे क्या लिखा है, डाईहाइड्रोक्सी। तो हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोक्सी OH जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक OH जोड़ दिया, तो ये कंपाउंड यौगिक है, क्या बन गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बन गया। ठीक है, तो ये सबसे सरलतम शर्कराओं में या कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड के उदाहरण में क्या रहेंगे, ग्लिसरेलियाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये मोनोसेकेराइड के उदाहरण पढ़े हैं। अब इससे आगे चलते हैं, इनको आप कॉपी के अंदर अपनी नोट्स बुक में इनको मेंशन कर लेना, लिख लेना, ताकि आपको ये परिभाषाएं हैं ये आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो को देखते रहना किस तरह से बताई गई चीजें। ठीक है, अब जैसे हमने यहां पर एक तो पढ़ा था ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है, और इसमें होते हैं
3 कार्बन और एक डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन पड़ा था और इसमें होते हैं 4 कार्बन। अब हम अगर इसके और आगे बढ़े तो कार्बन संख्या 3 के लिए आ गया, 4 के लिए भी आ गया। अब हम अगर 3 कार्बन, 4 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड, तो अगर हम 4 कार्बन वाली है तो उसकी अगर हमें उदाहरण है मोनोसेकेराइड का, तो उस मोनोसेकेराइड के अंदर हमें एक तो रहेगा इरिथ्रोस और दूसरा रहेगा इरिथ्रोलोस। ठीक है ना, थोड़ा नाम का अंतर याद रखना। इरिथ्रोस, देखो नाम के अंत में क्या आ रहा है, ओ से आ रहा है, ओ से है, इसका मतलब सेकेराइड है। ठीक है, इरिथ्रोलोस, कहीं पर ये ध्यान रखना, ये नाम इस तरह से भी रहता है इरिथ्रोलोस, एक ही है दोनों। ठीक है, अब इनमें कितने रहेंगे, 4 कार्बन रहेंगे। ठीक है, और 4 कार्बन वाले में अब यहां पर है CHO, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 4 कार्बन। यदि हमने इसकी स्ट्रक्चर ऐसे लिखी है, तो 4 कार्बन है, तो ये इरिथ्रोस भी हो सकता है, इरिथ्रोलोस या इरिथ्रोलोस भी हो सकता है। अब दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर रहेगा। अब ये ध्यान रखना, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं जैव रसायन, जैव रसायन के अंदर हम जैव अणु पढ़ रहे हैं, और जैव अणु हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, एंजाइम। ठीक है ना, तो ये जो जैव अणु हैं हमारे शरीर को किस प्रकार से बनाते हैं, अर्थात पूरे शरीर को आधार प्रदान करते हैं। तो हमें इनकी स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब हम देखो इसमें और इसके संरचना सूत्र में कोई अंतर नहीं रहेगा। मैं देखो एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ, CHO, C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। दोनों स्ट्रक्चर मैंने एक समान बना दी, संरचना एक समान बना दी, लेकिन थोड़ा सा इसकी संरचना में अंतर करेंगे। अणु सूत्र एक समान है, जितने कार्बन इसमें उतने कार्बन इसमें, जितने हाइड्रोजन इसमें उतने हाइड्रोजन इसमें, जितने ऑक्सीजन इसमें उतने इसमें है, कोई अंतर नहीं है। अब क्या होता है कि इसमें कार्बन से जुड़े समूह हैं, यदि हम उनको थोड़ा सा बदल दें, इतने में उसके गुण बदल जाते हैं, अर्थात संरचना बदल जाती है। जैसे ये OH इधर है, हमने इसको OH को इधर लिख दिया और H को इधर लिख दिया। ठीक है, या अगर हमने इसे लिखा है ठीक है, ऐसे लिखते ही इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, बदल गई, संरचना क्या हो गई, बदल गई। बदलते ही ये इरिथ्रोस से क्या हो गया, इरिथ्रोलोस बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, अगर इतना सा परिवर्तन होता है कि ये है कि हमने एक OH को इधर से उधर कर दिया, बाएं से दाईं ओर लिख दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। ये जो अणु कार्य करता है, जैव अणु कार्य करता है, इसका कार्य अब चेंज हो गया। ठीक है, और वो इसी तरह से होता है। अगर हम इसे देखते हैं, कोई उदाहरण लेते हैं, साधारण रूप से आप जानते ही हो कि यदि कोई गाय है, उसके सींग अगर पीछे की ओर हो और अपने सामने आ रही है, सींग किधर हो, पीछे की ओर हो, तो हम उसे इतना अधिक भयभीत नहीं होते हैं,
सींग कितने हैं? 2 हैं, लेकिन है क्या? पीछे की ओर है। अब आप दिशा पर देखिए, पीछे की ओर है, और वही सींग है अगर उसके आगे की ओर हो, ठीक है, तो हम उसको देखते ही डर जाते हैं। तो अपना हाव भाव उस संरचना के आधार पर बदल रहा है, हम दूर चले जाएंगे। ऐसे ही क्या होता है कि यही जैव अणु है, इनके अंदर अगर एक परमाणु जो किसी कार्बन से जुड़ा उसकी दिशा बदल दी जाए, और दिशा बदलते ही उसके गुण बदल जाते हैं, ठीक है ना। और जब गुणों में परिवर्तन होता है, अलग क्रियाएं दर्शाता है वो, तो उसका नाम भी चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह से ना इरिथ्रोस और इरिथ्रुलोस दोनों ही क्या है? 4 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड है, ठीक है। अब अगर हम उदाहरण में देखें कि 5 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड, अब 5 कार्बन वाले है, उनमें हम एक पढ़ते हैं राइबोज, और दूसरी पढ़ते हैं डी ऑक्सी राइबोज। तो ये दोनों ये शर्कराएं हैं। अब आपको पता होगा, बायो में पढ़ा होगा, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। राइबोज जो शर्करा है वो होती है आरएनए में, ठीक है। और आरएनए में जो शर्करा रहेगी, उस शर्करा के अंदर कितने कार्बन रहेंगे? 5 कार्बन रहेंगे। और डीऑक्सी राइबोज ये होती है डीएनए में, और उसके अंदर भी 5 कार्बन होते हैं। तो ये दोनों शर्कराएं हैं, ये क्या रहेगी? न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित शर्कराएं, ठीक है। तो 5 कार्बन वाले, इसका हम आगे डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर आएगी, उसमें हम और पढ़ेंगे, जहां पर हम इसकी संरचनाओं के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं 6 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड, यानी ऐसी मोनोसेकेराइड जिनके अंदर क्या हो? 6 कार्बन हो। और 6 कार्बन वाली ये होती है सबसे महत्वपूर्ण मोनोसेकेराइड है, ठीक है। और इसका उदाहरण है, सबसे जो परिचित उदाहरण है वो होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज। देखो सबके नाम के अंत में OSE ओज या ओस आता है, और जिनके नाम के अंत में ओस या ओज आता है वो सब की सब शर्कराएं होती है। और शर्कराएं क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। जैसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, लिखते हैं ग्लूकोज से है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, इन सब का अणु सूत्र है C6H12O6 होता है, ठीक है। और इनके अंदर मैंने यहाँ लिखा 6 कार्बन के एग्जाम्पल में, तो इसमें कार्बन यहाँ कितने लिखे हैं? 6 कार्बन है, ठीक है ना। अब जैसे ही कार्बन 6 है, फिर इसके अंदर मैंने बताया कि एक एल्डिहाइड और कीटोन समूह होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो उसके आधार पर हम एल्डिहाइड हो तो एल्डोस के देंगे, कीटोन होगा तो कीटोस के देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मोनोसेकेराइड हो गए। तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में आज हमने पढ़ा है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का क्या बोलते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं हो, या वे सरलतम शर्कराएं जिनका जल अपघटन से हमें सरलतम अणु प्राप्त नहीं होते हैं, वो मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। मोनोसेकेराइड के अंदर सबसे पहले 2 यौगिक बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट में न्यूनतम कार्बन की संख्या 3 होनी चाहिए। तो 3 कार्बन वाले हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। इरिथ्रोस और इरिथ्रुलोस, ये भी मोनोसेकेराइड के उदाहरण है।
राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ये भी मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ये सब मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं। जैसे हम देखते हैं ग्लूकोज है सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, फ्रक्टोज है सभी फलों में पाया जाता है, गैलेक्टोज है और लैक्टोज है, ये गैलेक्टोज है आंशिक रूप से फलों में भी पाया जाता है और लैक्टोज है ये दूध में पाया जाता है। ठीक है ना, तो इनके नाम भी आधार पर अगर लैक्टोज आता है तो सामान्य रूप से हम इसको क्या कहते हैं कि दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में मोनोसेकेराइड, कल हम पढ़ेंगे ओलिगोसेकेराइड दूसरा टाइप और फिर रहेगा पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इसमें कोई भी आपकी समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।